बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज के अदालती मंजरनामे के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया कैंपेन है उसके ख़िलाफ़ कड़ा इकदाम उठाने का फ़ैसला कर लिया है। फुल कोर्ट बनेगा जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नहीं होंगे, बकिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस होंगे। और आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने तो बाकायदा तौर पे ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि जजेस के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाएगा वो ये याद रखे कि वो गर्मियाँ जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर गुजारेगा। और इसी तनाजुर के अंदर अगर मुल्क भर में नज़र दौड़ाई जाए तो इस कंपेन के पीछे कौन है और इस कंपेन को हवा कौन दे रहा है, पोलिटिसाइज़ कौन कर रहा है। और मुख्तलिफ जजेस के बारे में कंपेन जो चलाई जाती है कि यहाँ पे किसी पार्टी के हक़ में फ़ैसला आ जाए तो उस जजेस की तौक़ीर के लिए पोस्टें लगाई जाती हैं, और जब किसी पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए वो चाहे कोई भी पार्टी हो तो जजेस के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कंपेन का आगाज़ हो जाता है और उसको पुष्ट पनाही जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेन टियर लीडरशिप की हासिल होती है। बसूरत दीगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, किसी कारकुन के अंदर, कि वो अपने तई कोई ऐसी कंपेन चला सके और उस कंपेन को कोई हवा मिल सके। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कल के दिन मखसूस नशिस्तों के उसूल के हवाले से जो फिर समाअत होगी उसमें क्या बातें होंगी। आज जो था इंतखाबी उज़रदारियों का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ था और इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने यह सवाल उठाया कि फॉर्म 47 क्या होता है, इसे कानून में क्या कहते हैं। तो एहसन भून साहब ने जवाबन ये कहा कि फॉर्म 47 जो है ये इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा नहीं होता। हतमी नतीजा फॉर्म 48 होता है, यानी 47 की बुनियाद के ऊपर 48 बनाए गए हैं। तो सवाल अगली समाअत के अंदर शायद ये भी उठाया जाए कि क्या 45 के मुताबिक 47 बनाए गए या नहीं बनाए गए। जो इस्लामाबाद के 3 हल्के थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 2 हल्कों के हवाले से जो है बाकायदा तौर पे जुर्माना कर दिया है कि अगर आपको ये मालूम था कि ट्रिब्यूनल अभी फ़ाल है तो आपने वो अभी तक हतमी फॉर्म 45 जो है वो अदालत के अंदर सबमिट क्यों नहीं करवाए। तो तारिक फजल चौधरी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूसरे जीते हुए जो रहनुमा थे अकील साहब, उनकी तरफ से नहीं जमा करवाए गए, तो फिर आज उन्हें जुर्माना भी कर दिया गया। इसके साथ साथ सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद का जो केस था कीनिया की अदालत में, जज स्टेला कोमोटो थी, उन्होंने आज उसकी समाअत की और आज उन्होंने ये कहा कि ये मिस आइडेंटिफिकेशन का केस नहीं था और इस पे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो पुलिस एहलकार उसमें मुलव्वस थे, इब्तदाई तौर पे वो जो 5 पुलिस एहलकार थे उनको उनके ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया गया था, 2 को प्रमोशंस भी मिली थी। लेकिन आज जो फैसला सामने आया है उसमें यह कहा गया कि ये मिस आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे मुकदमात चलाए जाएँ और जो लवाहिकीन हैं उनको $77,000 जो है वो हर्जाना भी अदा किया जाए और जब तक ये मुकम्मल नहीं होता सूद बिमा अदायगी इनको दी जाएगी। तो इस पूरे मंजरनामे पे बात करते हैं और बिलखसूस माशी मंजरनामा कि जिसको लेके हुकूमत वक्त जो है वो कहती है कि हमें मुश्किल फ़ैसले करने हैं और वो मुश्किल फ़ैसले के लिए तगोदो कर रही है और उस तगोदो में जो भुगतना पड़ रहा है वो अवामी सतह पर भुगतना पड़ रहा है और अवाम जो है वो माजी की बातें याद दिला रहे हैं हुक्मरानों को कि आपके इंतखाबी तौर पे नारे क्या थे और अभी के इकदामात क्या हैं, ये उसके बरअक्स क्यों हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तफसील के हवाले से भी बात की जाएगी कि उसमें लोगों को किस किस्म की हजीमत का सामना है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म बनने पर यह वादा था, वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो फ्री यूनिट का वादा कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नहीं जी, बिल्कुल मैंने बिलावल साहब का सुना जी, मुझे खैरत नहीं हुई क्योंकि जो वज़ीर आज़म बन गए उन्होंने कौन से 300 यूनिट फ्री दे दिए हैं। अच्छा, बिलावल साहब की मुझे एक बात पे हैरानगी हुई, गवर्नर 2 इनके, वज़ीर आला 2 इनके, सदर इनका, स्पीकर इनके, डिप्टी स्पीकर इनके, चेयरमैन सेनेट इनका। अब मुझे बता दें कोई ऐसी सीट रह गई है जो इनकी नहीं हो। असम्बली में बिल पेश करने से लेकर बजट पास करने तक, बिजली की कीमतें बढ़ने से लेकर टैक्स लगने तक, हर चीज़ में खुद हुकूमत कहती है कि इनकी मुशावरत शामिल होती है। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फिर आप ये कहते अच्छे नहीं लगते कि अगर आप वज़ीर आज़म होते, आज आप छोड़ दें उनको, ख़त्म हो जाएगी हुकूमत। आप बकौल आपके आप एक मारूफ बड़े लीडर हैं तो लोग आपको वोट दे के बुला लेंगे, आप आ जाएंगे दोबारा इक़्तिदार में। लोगों को झांसे में आना आता है,
ये किस जगह आपने कहा था कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा? मुझे एक तकरीर दिखा दे जहांगीर तरीन साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, किसी एक की दिखा दें जिसमें यह लफ्ज़ हो कि जनाब हम वज़ीर आज़म बनेंगे तो 300 मीटर यूनिट फ्री देंगे। बड़ी खैरत वाली बात है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को इसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना तो एक हमारे सियासतदानों का कमाल का काम है यासर साहब। और चलो यासर साहब, बिलावल साहब अब वो आपने वो गुफ्तगू नहीं लोगों की सुनी हुई कि लोगों को शायद मुगालता लग गया। और नहीं सुना, और वाकई वो नहीं, वो ठीक कहा, वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि जनाब वो 300 यूनिट नहीं, 300 फ्री यूनिट नहीं, 300 फी यूनिट तो हो गया। अब आपका 9 दिनों में 200 कुछ यूनिट हो गए हैं। इस तरह लगता है आपने घर के अंदर कोई फैक्ट्री लगाई हुई है। वो क्या कर रहे हैं यासर साहब? मैं आपको एक बात दूं, मरियम नवाज साहबा ने 500 यूनिट तक के लिए सोलर पैनल का ऐलान कर दिया। 500 यूनिट कर दिया ऐलान? हाँ जी, सुनने में तो यही। अच्छा, मिल गया आपको? मिल गए सर, वो हमारे यूनिट ही पिछले साल से बढ़ा दिए हुए हैं। मैं क्या आपको मिल गए? हमें उस कैटेगरी से ही निकाल दिया सर उन्होंने। भाईजान, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को उस कैटेगरी से निकाल देना, घबराते क्यों हैं? मुझे एक बात बताइए, हमने याद है 3 दिन पहले एक स्टोरी की कि कहाँ कितनी फन्नसें जी बिजली चोरी करती हैं। वज़ीर आज़म साहब को मानना पड़ गया इस बात को, बाकी लोगों को मानना पड़ गया। अच्छा, मजे वाली बात है, उस पर एक्शन शुरू हो गया। एक्शन होने के बाद उन्होंने कहा जनाब इस पर फौरी तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब को और विरक साहब, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला नहीं कह रहा, वज़ीर दाखिला कह रहा हूँ। आपके पता नहीं कान में क्या है आजकल ना। मुझे भी वो जमात है, मेरी भी ज़रा डिस्टर्ब है ना। और विरक साहब जो पंजाब को देख रहे हैं FIA में कि जनाब FIA के बंदों की भी निशानदेही हम कर देते हैं, प्रोग्राम में कर देंगे जिस वक्त आप कहेंगे। वापटा की लोगों की निशानदेही कर दी थी। एक रात जाके छापा मार के देख लें मगरब के बाद, आपको वो तमाम स्टील मिल्स जो है ना, तमाम मिलें, तमाम फन्नसें आयल फन्नसें जो लगी हुई हैं, आपको नज़र आ जाएगा कि रोज़ाना के कितने यूनिट वो खा रही हैं और कितने यूनिट वो ले रहे हैं फ्री में बिजली चोरी से। वो यासर साहब पाकिस्तानियों को पढ़ रहे हैं। और माला माल कौन हो रहे हैं? वापडा की टीमें। सारा वापडा नहीं मैं कह रहा, उस डिवीजन में तो लगने वाले माला माल हो जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, वहां पे तो माजरत से एक वफाकी इदारे LDA उसका FIA का कांस्टेबल से लेकर विरक साहब, बाकी लोग, कभी आप जिस दिन कहेंगे निशानदेही हम कर देंगे, वापडा की निशानदेही कर दी, ये भी कर देंगे, उनको रोकें। खुदा का वास्ता इन लोगों को रोकें ताकि आम आदमी पर जनाब वज़ीर आज़म साहब ये जो बोझ पा रहे हैं ना, अब लोग खुदकशियों पे मजबूर हो रहे हैं। लोग अपना जेवर बेचकर, गाड़ी बेचकर, घर बेचकर, क्या करें, सब कुछ बेच दे, चले जाएंगे। लोग कहते हैं हम बाहर जाकर बिल्कुल वो मजदूरी कर लेंगे जो मजदूरी पाकिस्तान में कभी सोची भी नहीं, लेकिन हम यहां पे नहीं रहेंगे। ये आलम हो चुका है, ये आलम हो चुका है। और आप सब, अच्छा कभी आप कोयटा में जाकर लेक्चर दे देते हैं, बिलावल साहब जो है KPK में बैठ के लेक्चर दे देते हैं, मरियम साहबा जो है किसी और जगह बैठ के लेक्चर दे देती हैं, लेकिन पुरसाने हाल कोई है नहीं। मीटिंगों में मीटिंगें करते जाएं, कुछ ही जगह किसी को कोई एक चीज़ नहीं मिलनी। यासर साहब ये कागज़ पकड़ के लिख लें, 27 अरब रुपए का कि 21 अरब रुपए का, कितने अरब रुपए का दूध पिला देना आपने। मुझे नहीं समझ आती वो दूध आना कहाँ से है, वो किस कंपनी को ऑर्डर देना आपने। अभी वो सारा कुछ पिछले प्रोग्राम चल रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। कुमार सर, वो मनाजिर देखें लोगों को कि वो एक वीडियो है, वो जो बंदा पैसे रखता है अपने पास, नहीं ये सर देखें, ये वो पैसे लेने वाली जो खवातीन है, अल्लाह माफ़ करे, वो लाइंस में लगी हुई हैं और ये उनके साथ हुआ है। ये जो बैठी हुई है, ये क्या नाम है, आपको लगता है ये गर्मी की वजह से? ये देखें, ये मनाजिर देखें कि इस तरीके से लोगों को आप ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे पहले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करते हैं और फिर इस तरीके से उनकी हजीमत करते हैं कि कतार दर कतार और उसके ऊपर गर्मी और फिर यूं मिलता है पैसा। वैसे बुरा तो नहीं गई यासर साहब, एक बात करूं मैं। जी सर। उस वक्त हमारे यहाँ पे महंगाई का रोने वाले बहुत से लोग थे। क्या बानी तहरीक इंसाफ के दौर में आपने कभी ऐसी हालत देखी थी
क्या लोगों को कार्डों पे घरों में पैसे नहीं मिले? क्या लोगों को पैसे नहीं पहुंचे? क्या लोगों को कोरोना के दिनों में भी इस तरह रश में या किसी और जगह जाना पड़ा, रमजान में भी जाना पड़ा, किसी आम दिन में भी जाना पड़ा? यहां पर दरअसल जो जितनी लंबी लाइन बनवाता है ना, जितनी लंबी लाइन बनवाता है, वो इसलिए कहता है कि मेरा नाम हो, ये करता है, वो आवाम को नहीं देखता। ये इंसानियत है, ये इंसानियत की तजलील है। नाम क्या रखा है? बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम। पैसा दे इन्हें, मोहतरमा बड़ी औरत थी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग पैसे ले जाने के बाद सोचेंगे नहीं यहां पे कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी जान निकलने वाली होगी? कितने लोग ऐसे होंगे जो बेचारे अपनी इज्जत, आबरू, सब कुछ सामने लाकर पैसे मांग रहे हैं? और कहां गए ये साहिब इक्तदार? कहां गए? ये सिंध का मुझे नजर आ लग रहा है जी सर, ये सिंध के अंदर है। बीबी का अपना सूबा, ठीक है, और अपने सूबे में ये हो रहा है तो कहां गए जी? उमरकोट है। उमरकोट में अगर ये हो रहा है तो कहां गए? वो मुझे बताए ना, वो दावे, वो बड़े बड़े वहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें सिंध में इस तरह होती हैं जिस तरह सैलाब में पानी आता है। तो ये आलम तो यही है। यासर साहब क्या बात करते हैं? बात यह है कि आज आपने रिमार्क सुने हैं चीफ जस्टिस साहब के ना, आपने अभी बयान की है जी सर। ये सोशल मीडिया पे था कि जनाब एक जमात है, वो इसका सोशल मीडिया बैठ के फलां करता है, फलां लॉबिंग करता है, पूरी लॉबिंग फंड्स चलाते तो हैं। ये तो बता दें ये सोशल मीडिया कौन सा था? नहीं पता तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, हमें बुला लीजिएगा, हम बता देंगे कहाँ से था, और आप हिम्मत दिखा के उसमें कर लीजिएगा। वो जो 3 जर्नलिस्टों को नोटिस हुए हैं वो भी आके जवाब देंगे। क्या मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब कोई फैसला मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होने लगे, आपके पास फैसले कौन से थे? 3 हल्के 3 इस्लामाबाद हल्के थे ना। या आप तो अभी कह रहे थे ना कि वहां पे हुआ कि फॉर्म 48 पहले होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नहीं, फॉर्म 48 उन्होंने कहा हतमी होता है। हतमी होता है ना? ना 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 ना, फॉर्म 45 हतमी होता है। जो आप वहां पे देते हैं उसकी बुनियाद पे 6, उसकी बुनियाद पे 7, उसकी बुनियाद पे 8 तैयार होता है। ये क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? क्योंकि आप एक ही फार्म देते हैं एजेंट को, जो फार्म आगे जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गिनती में आता है। बेसिकली वो तो फॉर्म 48 तो है लेंटर, बुनियाद जो है वो फॉर्म 45 है। मुझे एक बात बताएं, जे तुसी नईयां नहीं कुटियां लेंटर कित्थों पाना जे? अब वहाँ पे छत वहाँ पे छत पर ये है ही, हुकूमत भी हुआ आती है। दरअसल हुआ यह है कि जनाब वर्चुअल इमारत खड़ी की गई। वो उन लोगों को नजर आ गया कि ये 3 हल्के खुल गए तो बहुत से लोग बंद हो जाएंगे। आपको पता है पतन की रिपोर्ट, उसके बाद एक बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर ने बड़ी डिटेल से खबर चलाई कि पंजाब के अंदर कौमी और सूबाई के इतने हल्के हैं जिनके फार्म 45 अब जो चेंज कर दिए गए ना, वो तो पिछले कोई 1 हफ्ते में बड़ा क्लेम किया जा रहा था, वो चेंज कर दिए गए। आपको पता है फार्म 9 अपलोड 49 अप्लाई लोड करने के बाद, 49 फार्म 9 लोड करने के बाद आपको पता है फार्म 5 लोड दोबारा चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? पता आपको क्या करना पड़ता है? आला अदलिया से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये इलेक्शन क्या कानून में मौजूद है? किसी से इजाज़त ली? तो जब इतने बड़े ब्लंडर आप मारेंगे और तो फिर आप यही नहीं करेंगे। एक 3 हल्कों के लिए आपने पाकिस्तान के एक मारूफ तरीन जज साहब को आपने उस पर ऐसी चीज़ें कर दी, आपने डिग्रियां भी मशकूक करार दे दी। 7 साल वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री पढ़ाते रहे। ठीक, सब कुछ कर दिया। ये तो आपका आलम है यासर साहब। हम जिस कौम में रहते हैं ना, अब हम इस कौम को, वो ठीक लिखा हुआ जगहों पे कि हारन ना बजाए कौम सो रही है। हम सो रहे हैं। बिजली के बिल अदा कर दिए हमने टैक्स अदा कर दिए, हमने हर चीज से एक तो बिजली आती नहीं, एक बिजली आती नहीं, ये आ जावे हर आधे घंटे बाद, हर 5 मिनट बाद। मैं अभी तक धड़कन जो ना तेज है, कल बिल आना है कि सुबह पता नहीं क्या बिल आना है, क्योंकि मुझे उन फन्नसों को भी बिल देना पड़ेगा जो चोरी करते हैं, जो बिजली चोरी कर रहे हैं, मुझे उनका भी बिल देना पड़ेगा। देना तो यार मैंने है ना, आपने है, इस कैमरा मैन ने है, ये हमें देखने वाले उन लोगों ने है जिन बेचारे लोगों ने जेन्युइन तरीके से बिजली इस्तेमाल की है। बिल तो उन्होंने देना। हम पता किस मुल्क में रह रहे हैं? मैं आपको भी दिखाता हूँ। कसूर का इलाका है, कसूर का इलाका, वहाँ पर ड्रोन के ज़रिए ना हीरोइन स्मगलिंग होती है।
जी। ठीक है, रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट मेरी नहीं है। शुक्र है मैंने कहा भाई पहले रिपोर्ट हासिल कर। ये रिपोर्ट है एक सिविल खुफिया अदारे की। उस रिपोर्ट में वो लिखते हैं, बाकायदा उन्होंने नाम लिखे हुए हैं, मोहम्मद महमूद सन ऑफ हाजी काला खान मियों, जवेद इकबाल बिलू सन ऑफ हनीफ मियों, शहजाद सन ऑफ रमज़ान मियों, तालब हुसैन सन ऑफ फजल मियों, मोहम्मद रमज़ान सन ऑफ किला खान, मलक सरदार वल्द मलक वारस, मिर्ज़ा मुबशर हुसैन वल्द अनवर मुग़ल। हमें ये लिखे हुए हैं नाम, सारे ये नाम है। उसके बाद ग़ुलाम कादर है, मोहम्मद नवाज़ है। उस पर वो लिख के, ये लेटर की कापियाँ हम दिखा रहे हैं सर, वो लिखते हैं कि ये लोग ड्रोन के ज़रिए हीरोइन स्मगलिंग करते हैं, बॉर्डर से पार, बॉर्डर से इधर भी आती है, पार भी जाती है। ये वीडियो पहले मौजूद। उसने कहा सारा कुछ होता है पुलिस के नोटिस में, एक एक चीज़ है कसूर पुलिस के नोटिस में, और एक एक चीज़ जो है वो डिटेल से है। हालांकि डीपीओ कसूर एक ऐसा शख्स लगा हुआ है, ऐसा शख्स कि जिसके खौफ से क्रिमिनल लोग छोड़ जाते हैं इलाका। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। ईसा सुखेरा जो है ना, तो फिर उनकी नाक के नीचे, उनकी नाक के नीचे मैं कह रहा सच उनसे तगड़ा हो गया। 4 थाने हैं जिसका वो लिखते हैं इलाका गंडा सिंह। देखिए बाकायदा उस रिपोर्ट में, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सारा डिटेल लिखी हुई है। ये मेरे पास रिपोर्ट, इलाका गंडा से जरियावाला लैल, कत्लों की कला, कत्लों की होर्द, फिर इलाका थाना कंगनपुर, बनी नंबर 3 कोठी मोहम्मद। उसके बाद ये बाकी जो थाने हैं, ये एक एक रिपोर्ट, उसमें ये भी लिखा हुआ है कौन, मतलब यहाँ तक लिखा हुआ है कि उमैर अली सब इंस्पेक्टर, मुझे लोगों के नाम लिखे हुए, मैं नहीं, अब कुछ ऐसे इदारों के भी नाम है, मैं नहीं वो लेना चाहता। शरारती का नंबर लिखे हुए हैं उन्होंने, हर चीज़ लिखी हुई है, थाने लिखे हुए हैं जितने थाने हैं। उसके बाद क्या क्या किस किस तरीके से होता है, किस किस तरीके से ये सारी कुछ जाती है। अच्छा मज़े वाली बात ये है कि 5 थाने हैं ये, थाना गंडा सिंह, थाना सदर कसूर, थाना मुस्तफाबाद, थाना कंगनपुर, ये इनकी हदूद है। ये थाने इतने महंगे थाने हैं कि इसे सोने की चिड़िया का नाम दिया जाता है। ये खुफिया अदारे की जो रिपोर्ट हम चला रहे हैं, इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है, बिल्कुल कहा है कि ड्रोन के जरिए मंशा का धंधा करने वाले जिन अफराद को बेनकाब किया गया, उनके हवाले से डीपीओ ने सख्त अहकाम दिया सच को, ईसा सुखेरा ने। मैं कह रहा हूँ ये वो आदमी है जिसने तगड़े से तगड़े बदमाश को नथ डाली। मैंने बिहारी में देखा ना इनको, मैंने लाहौर में भी देखा। यहाँ पे आके मुझे लगता है कि जो SHO है ना, जो ज़्यादा तगड़े, वो इनसे भी तगड़े हैं। कि जिस मुल्क के अंदर एक बॉर्डर एरिया के पास पुलिस की निगरानी में मंशियात की सप्लाई होती हो ड्रोन के जरिए, तो कुछ और भी हो सकता है ना, जाहिर बात है, सब कुछ हो सकता है ना। तो ये वहां से इधर या इधर से उधर, दोनों सूरतों में। और फिर ये रिपोर्ट आपकी मेरी हो ना, कोई कहता है यार इन्होंने खबर बना दी। ये रिपोर्ट है एक सिविल खुफिया अदारे की, जिसकी कॉपी ये यासिर साहब हमारे पास मौजूद है। ये हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उम्मीद क्या पुलिस बेबस है या पुलिस को पैसे बहुत मिलते हैं? सवाल तो जनवन है, और ये सवाल आला हुकाम तक भी पहुंचेगा। और मेरे स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलाका वही है। आप देखना ये है कि इस पे इकदाम क्या उठाए जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, लेने के बाद हमें शानदाना गुलजार साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमती इक़दाम, हुकूमत ने अब तक जो माशी रोड मैप दिया है वो किस हद तक काबिल अमल है, और अगर उसे काबिल अमल बनाया जाता है तो पाकिस्तान में मौशी मंजरनामा मज़ीद क्या ख़त गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद में इजाफा करने के मुतरादिफ होगा, या फिर उन्हें सहूलियात देने के मुतरादिफ होगा? अवाम कर्ब के अंदर मुब्तला हैं और ऐसी अजियतनाक सूरत हाल मौशी तौर पर अवाम झेल रहे हैं कि शायद हुकाम बाला को उसका इदराक नहीं है, और अगर इदराक है और फिर भी उससे सरफे नज़र किया जा रहा है तो ये अखलाकियात की वो हद है कि जिसके नीचे की कोई हद नहीं हो सकती। इस वक्त पाकिस्तान मुआशी गिरदाब में बेहद फंस चुका है, और अगर हम IMF की डिमांड के ऊपर मजीद टैक्सेस का नफाज मुमकिन बनाते रहेंगे तो आवाम के लिए जीना मुमकिन नहीं रह पाएगा।
सियासी मंजरनामे के ऊपर भी बात होगी और अदालती मंजरनामे के ऊपर भी बात होगी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा ने। बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहिबा इस हवाले से वक्त देने के लिए। आपने पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की, धुआंधार तकरीर की, बहुत से निकात आपने उठाए, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से इकदामात उठाए जाते रहे और बिजली के बिलों में टैक्स मजीद लगाए जाते रहे और हुकूमती एदाद-ओ-शुमार में महंगाई और सतह पर और हकीकत में किसी और सतह पर रही, तो पाकिस्तान की सूरत हाल क्या बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी बुलाने का, आपका भी और राना साहब का भी। देखिए, मैं आपको सिंपल एक चीज बता दूं, अगर ये लोग मुल्क ठीक करना चाहते हैं तो ये अपने खर्चे कम करते। एक एक फेडरल सेक्रेटरी के घर में, एक एक 3 स्टार के घर में, एक एक ये जो हमारे बड़े बड़े पेटों वाले मौलवी हैं, एक एक ये मीडिया मोगल्स जो हैं, इन सब के जो ऑफिशियल 3 गाड़ियां मिलती हैं, एक भी ना लेते। तनख्वाह की बढ़ा दें, गाड़ी खुद खरीदते, पेट्रोल खुद डालें। आप देखेंगे कि जितनी मिनिस्ट्रियां इस्लामाबाद में, पेशावर में, हर जगह जो कवानीन बने हुए हैं वो गरीब को मजीद गरीब रखने के लिए हैं। किसको क्यों आवाम किसी के, मैंने देखा साहिबानों की वो वैन्स होती है और उसके पीछे बेगम साहिबानों के कपड़े तो भी गार्ड से घर जा रहे होते हैं। क्या ये मुल्क उसका मुतहम्मिल हो सकता है? आप सिर्फ फॉरेन ऑफिस की चिट्ठियां खोलें, एक एक एम्बेसडर जिस घर में रहता है पाकिस्तान को 20 से 30 हजार डॉलर महीने का उसका रेंट होता है। बाकी सारी दुनिया ने एम्बेसीज बाहर खुद खरीद ली हैं, हम क्यों नहीं खरीद सकते? ये जो है ना मुल्क के ईमानदारों के लिए बना था, एंड दिस बिग बजट इट वाज टू इंश्योर कि ये मुल्क गरीब ही रहेगा। ये दिस इज द ओनली थिंग आई कैन टेल यू। इनके गुलाम तबका चाहिए, इसके बेटे का ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, कुक का बेटा कुक। 25,000 तनख्वाह देते हो, कहते अल्लाह का शुक्र अदा करो, और खुद जाके 60,000 का एक वक्त का खाना खाते। ये मालदार पाकिस्तानियों के लिए बजट मिला है। अपने खर्चे कम करें, पेट्रोल सरकारी मत लें, सरकारी रेस्ट हाउसेज में मत रहें, इससे पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। लेकिन करना नहीं चाहते। ये तो अगर पाकिस्तान ठीक करना होता तो 40 साल से को किसने रोका हुआ है? राना साहब, आपके ज़राए क्या बताते हैं कैसर अहमद शेख साहब के इसी बयान के ऊपर? मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब ने इस पर वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और ना राब्ते थे, ना राब्ते हैं, और ना ही मैं इस हुकूमत के किसी शख्स से रब्ता करूँगा। अगर मुझसे किसी ने कोशिश भी की है तो मैंने इनकार कर दिया। खान साहब ने तो आज वाज़े तौर पर इसकी यासर साहब तरदीद कर दी है, तरदीद, सख्त तरीन तरदीद कर दी है। बात यह है कि अब हुकूमत की तरफ से जानबूझ के ऐसे ये उनकी तरफ से कहा गया कि शोशे छोड़े जा रहे हैं कि जिससे ये तासर जाए कि शायद हम मुज़ाकरत कर रहे हैं और हमारे कारकुन का जो हौसला है, हमारे कारकुन के जो चीज़ें हैं, हिम्मत है, वो टूट जाए। बात यह है कि कैसे मुज़ाकरात, एक तरफ आप जलसे की इजाज़त देते हैं, फिर उसे ख़त्म कर देते हैं। आप जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, कोई भी केस उठा के पकड़ लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी को आप अडयाला से उठाते हैं, पहले आप उसको स्काइप पे केस की समाअत कर रहे हैं, फिर अचानक आप पेश कर देते हैं। अच्छा, किसको नहीं पता था जिस केस में लेके जा रहे हैं वो कहाँ पे था केस? किसको नहीं पता था कि शाह महमूद कुरैशी उस वक्त कहाँ थे? तो ये तो एक शानदाना साहब दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। शानदाना साहब, मेरा आपसे सवाल था कि आज कैसर शेख से एक मैंने सुन लिया आपका सवाल। जी जी, देखिए, कैसर शेख साहब एक बहुत ही नफीस इंसान है। अनफॉर्चुनेटली वो गलत पार्टी में है। या तो उसको खुद नोबली का प्रेसिडेंट होना चाहिए था, ये केपेबल आदमी है, ये वतन दोस्त आदमी है। लेकिन ये कहना कि खान साहब हुकूमत से मुज़ाकरात करें, हम क्या मुज़ाकरात करेंगे? मैं तो चाहती हूँ कि खान साहब करें। खान साहब मानते नहीं है, हम तो उनके पैर पकड़ते हैं, हर दफा जेल जाते हैं, कहते सर थोड़ा गुजारा कर लेते हैं, डील कर ले, हमें अब जिंदा चाहिए। वो कहते हैं ना मैं डील करूंगा, ना मैं डील करूंगा। वो इज वेरी क्लियर ऑन दैट। लेकिन देखिए, कैसे साहब कुछ कह रहे हैं, शायद उनको पता हो जो मुझे नहीं पता। लेकिन आप मुझे बताइए, जो हालात हैं इस वक्त, जो इन लोगों ने बजट दिया है, इसमें हम क्या बात करें? इसमें आप देख लीजिएगा 1 अगस्त से ये जो पेट्रोल है ये कहाँ शो करेगा। हमारा ये होगा कि जी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं, ओपेक ने कीमतें बढ़ा दी तो हमें बढ़ानी पड़ी है। हमें जो खौफजदा है पेट्रोल की, तेल की, जी जी, सुना डॉलर भी आई तो डॉलर भी ऊपर जाना शुरू हो गया ना। देखिए, ये डॉलर भी ऊपर करेंगे, ये इंटरनेशनल प्राइसेस भी ऊपर करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सच नहीं बोलेंगे। कि जब उन्होंने 2 साल पहले बोंगी मारी और इमरान खान को हटाया, उससे बड़ी बोंगी ये मारी कि इन लोगों ने इमीडिएटली इलेक्शन नहीं करवाया। अगर वो दोनों में से एक करा ले तो शायद पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होती। लेकिन मुसीबत है ना, पाकिस्तान बेचारे तो एक मिठाई है, पहले चाचा को दे दो, फिर भतीजे को दे दो, फिर फलाने के नवासे को दे दो, फिर फलाने की पोती को दे दो। प्रॉब्लम ये है इस मुल्क में, नोबडी केयर्स अबाउट द कंट्री और द पुअर पीपल। इशू सारी है कि मालदारों को मालदार रखो,
गरीब को मजीद गरीब करो और मिडिल क्लास को स्क्वीज करो। तो इस तरह मुल्क में रेवोल्यूशन आएगा। इनको क्या लगता है कि ईरान में या रोम में, आप हिस्ट्री से देख लें, या अरबी ममालिक में जहाँ जहाँ रेवोल्यूशन आया था सिर्फ गुरबत की वजह से आया था। और इस दफा सड़कों पे पीटीआई को निकलने की जरूरत ही नहीं होगी, आम आवाम निकलेगी, नून का वोटर भी निकलेगा, पीपल का भी निकलेगा, एएनपी का, JUIF का, और फिर ये देखेंगे ये लोग तो अभी 20-20 गार्ड के साथ घूमते हैं, 100 गार्ड के साथ घूमेंगे तो नहीं बच पाएंगे। अच्छा शानदाना साहब, आपका जलसा कब होगा? इजाज़त अभी बादियों नज़र में दिखाई देता है कि आपको नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में आपने बड़ी तगोदो की, आपने इस्लामाबाद में की, मुख्तलिफ शहरों में की, सिवाय KP के। पंजाब की हदूद या वफाकी दारुल-हुकूमत में आपको इजाज़त नहीं मिलने वाली, तो क्या आप इजाज़त तक का इंतज़ार करेंगे? मैं एक क्या कहते हैं, मुझे तो उर्दू भी ज्यादा नहीं आती, बट एक बात तहजीब लफ्ज इस्तेमाल करने लगी हूँ कि ये वो वाले चोर हैं, ये वो वाले डरते भी वो हैं। खान की एक तस्वीर शाया होती है, उस सबकी जान निकल जाती है। एक NOC पे इन लोगों ने क़यामत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में खान साहब के ऑडियो किसी ने लीक कर दिया, हमने तो नहीं किया, PTI तो नहीं बैठी सुप्रीम कोर्ट में, उससे इनकी जान निकल गई। आप मुझे बताएं ये जलसा कैसे फेस करेंगे? ये वो लोग हैं जो डब्बे भर फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ना, वो डब्बे भरवा के आई है, वो अवामी हुकूमत नहीं है। उनको पता है दोबारा हम जूते वूते पॉलिश करके दोबारा डब्बे भरवा के आ जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है कि जलसा हो ना हो, उनकी जान से निकलती के लिए उन्होंने निकले। अब व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज ये प्रेशर कुकर का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही जोरदार धमाका होगा। क्यों ये लोगों को नहीं निकल देते अमन और अमान से? आज आपके सूबे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए हुए हैं और उन्होंने फरमाया है, उन्होंने अपने कहा जी मैंने तो 300 यूनिट इस सूरत पे फ्री कहा था कि अगर मेरी हुकूमत होती, तो आप नहीं समझती कि अभी भी हुकूमत इनकी है? यार राना साहब, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग किस किस्म के अल्फाज बोल सकते हैं, और ये खौफ भी नहीं आता कि अल्लाह पकड़ेगा इन पे। मुझे बताएं, PDM की हुकूमत अगर आज पीपल्स पार्टी के वोट हट जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, तो क्या नून लीग की हुकूमत रहेगी? नहीं, एक सेकंड रह सकती है? तो फिर याद रखें, इन लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है कि ये इनका बीबी शहीद से कोई लेना देना नहीं है। बीबी में 100 कमजोरियां होंगी, लेकिन वो एक बहुत तगड़ी एक औरत थी। ये सब ने साबित कर दिया कि किसी का भुट्टो खानदान से कोई लेना देना नहीं। ये पता नहीं कैसे लोग हैं, मैं तो ज्यादा ना ही काउंट होते मेरे। शानदाना साहिबा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात, आपने भी उस पर ट्वीट्स बहुत सी की, बहुत सारी बातें की, दूसरों को चुप रहने का भी मशवरा दिया जब तक खान साहब की रिहाई अमल में नहीं आती। लेकिन क्या समझती हैं कि वो जिस दिन से फवाद चौधरी साहब ने इंटरवीन करना शुरू किया है, उस दिन से ये हालात जो हैं वो जोर पकड़ते चले जा रहे हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर किसी ना किसी का बयान सुनने को मिल जाता है जो कारकुनान के जहनों के ऊपर भी असर डालता है। तो उसके पीछे की वजूहात और ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता? देखिए, ये सारा आई वॉश है। ये सारी, जिससे मैं कहती हूँ ना, ये अजबेस पे काम, नॉट एक्चुअली अजबेस पे काम एट ऑल। ये लोग बदला ले रहे हैं। हमने कहा था ना का वोट, जुल्म का बदला वोट से, अब ये लोग वोट का बदला जुल्म से ले रहे हैं। ये जो ये लोग क़यामत पाकिस्तान पे ढाना चाह रहे हैं, तो खान साहब ने 2 फालतू बोल दिया। बशीर अफजल मरवत ने टाई पहन ली आज, शानदाना गुजार ने चादर पहन ली आज, 11 बजे ने नाश्ता कर लिया। ये कैसी खबरें, खुदा का वास्ता है। हाँ, हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जो जमहूरी पार्टी होती है, हम मौरूसी नहीं है। मौरूसी में लड़ाइयाँ कम होती है कि वहाँ के ऊपर से डंडा आता है। यहाँ तो खान साहब ने हम ये हाथ किया ना कि हम खान साहब से भी सवाल पूछे, और पूछते थे, हम और आइंदा भी इंशाल्लाह पूछेंगे। अंदरूनी इख्तलाफात, और जहाँ तक फवाद भाई की बात है, फवाद भाई से बहुत अच्छा रिश्ता था और है। मुझे नहीं पता उनकी बातें कहाँ से निकल रही हैं, और हमारे बड़े अच्छे अच्छे भाई हैं जिस वक्त तो चुपचाप बैठे हैं। अली अफान जो उसने बर्दाश्त किया, सदाकत अब्बासी ने जो बर्दाश्त किया, कोई कुछ नहीं कहता। हमारे डॉक्टर नौशीन आमिर हैं, वो PTI नहीं छोड़ दी, पर अंडरग्राउंड है कि उसका घर तोड़ दिया, उनका अस्पताल तोड़ दिया, उनके 3 बेटों को उठा के ले गए। डॉक्टर रुखसाना है, इतनी खवातीन है कि उनका मतलब जो हमें पता है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को और सनम को तो पता ही है उमर चीमा का। शानदाना गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से वक्त देने। इस वक्त अपोजिशन जो है वो ये समझती है कि हुकूमती इक़दामात जो हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए सूदमंद साबित नहीं होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। मोहम्मद अली दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अगर देखें हुकूमत के मुआशी स्ट्रक्चर को, तो जिस मामले में फंसे हुए हैं, हुकूमत, अवाम निकले ना निकले, हुकूमत निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही।
तो क्या हुकूमत बैकडोर डिप्लोमेसी के रास्ते पे चल पड़ी है? क्या कोई डायलॉग्स हो रहे हैं या फिर इसकी सिर्फ अफवाहें ही फैलाई जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहां तक डायलॉग का ताल्लुक है, डायलॉग तो मैं हमेशा से यही कह रहा हूं, कभी रुका नहीं और इस वक्त भी हो रहा है। लेकिन एक हुकूमत की तरफ से एक साजिशी डायलॉग का मुतालबा है। हुकूमत ये मुतालबा करती है कि ऐसा डायलॉग करो जिसके नतीजे में कुछ लेन देन से सेटलमेंट हो जाए। इस वक्त जो कौम की जरूरत है वो एक ट्रांसपेरेंट डायलॉग की है, एक खुले डायलॉग की है, ओपन डायलॉग की है, कि जिसके बारे में आवाम भी जाने कि हुकूमत क्या चाहती है और हुकूमत को भी पता होना चाहिए आवाम क्या चाहती है। हुकूमत इस वक्त जिस किस्म का बैकडोर राब्तों के जरिए जिन पैगामात को भेज रही है या ले रही है, उन पैगामात से मुझे साजिश की बू तो आती है, लेकिन किसी हल की उसमें से रास्ता नजर नहीं आ रहा। हल का रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द टेबल डायलॉग से हो सकता है, इन द पार्लियामेंट डायलॉग से हो सकता है और हुकूमती मुस्बत इकदामात के जरिए हो सकता है। हुकूमत अगर साजिश की कोशिश करेगी तो उसका मुझे नहीं लगता कि मुल्क को भी कोई फायदा होगा और हुकूमत को भी उसके नतीजे में कुछ मिल सके। अच्छा दुरानी साहब, आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, बल्कि आप अवामी आदमी हैं। आप जब मिनिस्टर थे उस वक्त भी अवामी थे, जब आप तहरीक चलाते तो उस वक्त पे अवामी थे, अब भी आप लोगों में घुलते मिलते हैं। कोई एक दो शख्स ऐसे मिले जो खुशहाल हैं? देखिए, खुशहाल आजकल तो मतलब एक फैशन है बदहाली का। बेचारे अवाम के लिए तो अब एक फैशन है बदहाली का। हर आने वाला बिल जो है वो उन्हें मजीद बदहाल कर देता है। आज हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि एक दो बिल तो अवाम अपनी चीजें बेच के दे लेंगे, कोई साइकिल बेच के और कोई किसी चीज को बेच के, उसके बाद वो क्या करेंगे, कैसे अपने अखराजात को पूरा करेंगे, ये हुकूमत के सोचने के अवामिल हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त खुशहाली तो दूर की बात है, इस वक्त तो जिंदा रहने का मसला एक सबसे बड़ा मसला है कि किस तरीके से ये कौम अपनी जिंदगी को जारी रख सके। देखिए, अपनी जिंदगी मैं अपने ऊपर तकलीफ ले सकता हूं, लेकिन जब तकलीफ मेरे बच्चों तक पहुंचती है, जब किसी बच्चे के दूध तक तकलीफ पहुंचती है, जब तकलीफ जो है वो बच्चों के चिलबिलाने और गर्मी से चीखने तक पहुंचती है, तो वहां पे बहुत ही एक मुश्किल कैफियत बन जाती है इंसान के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम के साथ जो जुल्म और जो नाइंसाफी या जो तकलीफ उन्हें बर्दाश्त कर रही है वो उनका हक नहीं था। ये उन हुक्मरानों की वजह से उन पे पड़ रही है जिन्हें उन्होंने मुंतखब भी नहीं किया हुआ। तो अब ये कहां तक जाएगी? तो रानी साहब, आप क्या देखते हैं? बहुत सारे लोग जो कुव्वत, सकत, इस्तात रखते थे वो तो माइग्रेट कर गए। 8 लाख से ज्यादा लोग जो है वो रोजगार या बेहतर मुस्तकबिल के चक्कर में चले गए। अब जो है उनमें से कितनी इस्तात रखते हैं ये तो मालूम नहीं, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, या उनमें से कितने लोग अपना सब कुछ बेच बाच के चले जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अब जहां तक जाने का ताल्लुक है, देखें जिनके पास इल्म है, जिनके पास हुनर है, या जिनके हालात ऐसे हैं कि वो जा सकते हैं। यहाँ तो हमारा तो ये एक कौमी कल्चर है कि हमारी कौम के अफराद जो हैं, एक फर्द अगर बाहर चला जाता है तो वो अपने पूरे खानदान को सपोर्ट करता है कि वो अपनी जिंदगी को गुजार सकें। और यही हाल है कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग गए हुए हैं वो हकीकत में बाहर जाके कोई ऐशी नहीं कर रहे, वो बाहर जाके पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और अपने इलाके के लोगों के लिए काम करते हैं और उनको वो वहां से मालो मता भेजते हैं। अब वहां से उनकी दो मुतालबात बाहर से आ रहे हैं, वो बेचारे जितनी मदद कर सकते हैं यहाँ अपने खानदान वालों की, अपने बच्चों की, अपने बड़ों की, वो तो कर रहे हैं। साथ साथ वो ये भी चाह रहे हैं कि उनके मुल्क के बारे में उनके देखे हुए ख्वाब जो हैं वो भी पूरे हो सके।
और वो आपने देख लिया कि जहां भी बाहर में पाकिस्तानी है वो क्या सोच रहा है और इन इलेक्शंस के बारे में, बाकी चीजों के बारे में उनकी क्या ख्वाहिश है। तो मैं बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों की तरफ से आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि पाकिस्तान में मफाहमत हो और पाकिस्तान में कौम जो है वो मिल के आगे बढ़े, और जो कौम के इस वक्त कायदीन हैं या हुक्मरान हैं जो इक़्तिदार पे काबिज हैं या कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनसे भी वो बहुत ये ख्वाहिश करते हैं कि वो किसी तरह पीछे हटे और अवाम की राय के साथ चलने की कोशिश करें। दुरानी साहब, बिल्कुल ये ख्वाहिश है, सब कुछ ठीक है, मुफाहमत की बात भी हो रही है। पार्टी जिससे मुफाहमत की ज़्यादा बात होती है वो है मुस्लिम लीग नून। सुबह औलान उसका एक शख्स कुछ करता है, इरफान सिद्दीकी साहब का कुछ कहना होता है, नवाज शरीफ से मुलाकात होती है तो मियाँ साहब के आगे अल्फाज चेंज हो जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक दिन मुफाहमत की बात करते हैं, अगले दिन मुफाहमत ख़त्म हो जाती है। इमरान खान ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आने का फ़ैसला करते हैं, उनकी पार्टी आने का फ़ैसला करती है और वज़ीर इत्तलात साहब जो हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये मुफाहमत फिर किस तरह होगी, किस तरह ये मामला चलेंगे? साहब, यही बात तो मैं कई दिनों से अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त मुल्क की मफाहमत और मुल्क के अंदर अमन और मुल्क को आगे बढ़ाने की हर कोशिश के सामने हुकूमती इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो हैं वो सीना तान के खड़े हो जाते हैं। ये आप देखें कि इस वक्त दहशतगर्दी और मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनका मुकाबला करने के लिए कौमी इदारों की मुशावरत से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब इनकी ये ख्वाहिश थी कि इसके अंदर भी पीटीआई की तरफ से ये आ जाएगा कि हम नहीं जाते, उन्होंने हिकमत का मुजाहरा करते हुए जब जाने का ऐलान किया तो पहला काम इन्होंने क्या किया, मैंने कल भी मिसाल दी थी कि जैसे वो समंदर के अंदर बहरी जहाज के नीचे से जाके एक आप दोस्त चुप करके तार पीटो मार के जहाज को तबाह कर देती है, वैसे मफाहमत की कोशिश को तबाह करने के लिए इन्होंने उनका जलसा, जिसके होने की सूरत में क्या तूफान आ जाना था, उस जलसे को खत्म करके उसका एनओसी कैंसिल करके मजबूर किया कि वो किसी तरह रिएक्ट करें। असल जो इस वक्त हुकूमत की और अपनी बका और एग्जिस्टेंस के लिए जो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो ये है कि पीटीआई को और मुल्क की जो सलामती के जिम्मेदार इदारे हैं उनको आमने सामने ला के खड़ा किया जाए। हमने हमेशा एक हिकमत अमली की बात की है, मैं हमेशा इसकी, आप गवाह है इस चीज के, कि मैंने कहा कि इस लड़ाई का पाकिस्तान को फायदा नहीं है, पीटीआई को फायदा नहीं है और कौम को फायदा नहीं है। लिहाजा पीटीआई ने बड़ी हिकमत के साथ इसमें से अपने आप को तमाम तर दबावों के बावजूद विड्रॉ किया। अब हुकूमत जो है कभी 9 मई के रेफरेंस से, कभी जलसे के रेफरेंस से, कभी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के रेफरेंस से पूरी कोशिश करती है कि पीटीआई के नाक के अंदर इतना बड़ा तिनका दिया जाए कि वो उसके रिएक्शन में एस्टैब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दें। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो पीटीआई ने हिकमत अमली इख्तियार किया है, जिसके अंदर के केपीके गवर्नमेंट भी बड़ी हिकमत के साथ और उनके चीफ मिनिस्टर भी बहुत हिकमत के साथ और उनकी लीडरशिप भी जो है वो हौसले के साथ जो है आगे बढ़ते हुए टकराव के बजाय अपने जज्बात का भी इजहार कर रहे हैं और उसके साथ साथ मफाहमत के लिए कौमी इदारों से मफाहमत और कौमी मफाद की मफाहमत का उन्होंने जो नया, उन्होंने कहा कि जी ये बात अब उनकी तरफ से बड़ी क्लैरिटी से आ गई है कि हम कोई सियासी मफाद की मफाहमत नहीं करेंगे, लेकिन हम कौमी मफाद की मफाहमत के लिए तैयार हैं। ये कॉन्फ्रेंस में शरीक होना ये पैगाम है पीटीआई की तरफ से, और ये मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि तमाम कौमी जो पार्टियां हैं वो उनके साथ शरीक हैं। ये एक नई फॉर्मेशन हो रही है, ये एक नया अलायंस बन रहा है जो कि हुकूमत की कौम और मुल्क दुश्मन पॉलिसीज के मुकाबले में कौमी मफाद की पॉलिसी पर इकट्ठे होने वाली पार्टियां जो हैं उन्होंने अख्तियार किया है कि हम जहां कौमी मफाद आएगा वहां हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, और अगला तकाजा ये होगा जहां हमारे अवाम का मफाद आएगा वहां भी हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया
मोहम्मद अली दुरानी साहब पे सवाल देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।